अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत घर। रहिए महफूज रहिए। आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद और इमरान हसन इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे। हम आपके साथ साथ हैं इस मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की इस वबा की वजह से मामलात ज़िंदगी बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो मुतासर हो रही है वो लोगों की सेहत है। तो अपनी सेहत को सबसे पहले अगर प्रायोरिटी देंगे हम तो तब महफूज भी रहेंगे और हम बाकी मामला जो है वो जिंदगी के बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और पूरी दुनिया में इस वक्त इस पेंडेमिक को लेकर बड़े मुख्तलिफ किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। मुख्तलिफ एज इन इकोनॉमिकली बहुत सारे मसाइल का शिकार है दुनिया। लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है। उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड किस टाइप की होगी। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो डेवलपिंग स्टोरी है वो है मुल्क की मईशतों के हवाले से कि तमाम मईशतें इस वक्त ये सोच रही हैं, चाहे वो अमरीका है या यूरोप है, यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ पे अब ये सोच बड़ी ज़बरदस्त प्रिवेल कर रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो अपनी नॉर्मल लाइफ है उसकी जानिब आना है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कुछ स्टेप्स लिए। जैसा कि हमें मालूम है पाकिस्तान ने लॉकडाउन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने मूव किया और अब जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसी पॉलिसी के ऊपर इस वक्त अमल पैरा है। आज की सबसे अहम अपडेट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ब्रीफ किया एक बार फिर तमाम साथियों को भी और तमाम कौम को भी जो कोरोना की लेटेस्ट सिचुएशन है अपनी टीम के साथ जिसमें वो मौजूद थे। और वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के हवाले से हमारे जो हालात हैं, हमारे जो मामलात हैं वो उतने मुश्किल नहीं हैं। और आपको याद होगा इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया था उसमें उन्होंने 25 तारीख से ऑनवर्ड्स तक तकरीबन 12 से 15,000 पेशेंट्स तक की पेश गोई की थी। अब तक तकरीबन 16,000 कुछ हमारे पास अभी कंट्रोल एंड कमांड जो सेंटर है हमारा वहां से अपडेट आई है वो 16,000 प्लस केसेस हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 19 संवाद भी हुई हैं। तो जिस तरह से प्रेडिक्ट किया गया 25 अप्रैल तक जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि 50,000 तक केसेस हो सकते हैं। लोकल ट्रांसमिशन में इजाफा हुआ था, एक वेव आई थी जिसमें बहुत ज्यादा केसेस सामने आए थे। तो उसके बाद पाबंदियों को सख्त किया गया। सूबों ने अपने अपने कैपिटल्स में और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों ने इकदाम किए और विफाक की जानिब से गाइडलाइंस भी दी गई। और इमदाद जो सबसे अहम थी कि बहुत हमें सिर्फ कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ना है, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोगों तक खाना पहुंचाना, जरूरती अशिया पहुंचाना ताकि उनकी जिंदगी उस तरह से मुतासर ना हो। क्योंकि बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जो मुतासर हुए हैं, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हो गए। और अभी ट्रांसमिशन से पहले इमरान ये बात कर रहे थे कि 1 अरब से ज्यादा ऐसे लोग हैं, 1.5 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में बेरोजगार होने का। अच्छा जी, तो इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि गवर्नमेंट ने आज ब्रीफ किया, आज जो हमारे हमाद अजहर साहब हैं फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने भी इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी हम एक ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें हम छोटे कारोबारों को हेल्प करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच बिजनेसेस जो कि अपनी आखिरी सांस लेना शुरू हो गए हैं क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम छोटे जो कारोबार हैं उसे हुकूमत सपोर्ट करने जा रही है। विद दैट जो कोरोना रिलीफ के हवाले से जो टाइगर प्रोग्राम है जिसमें टाइगर्स को रजिस्टर किया गया है उसके हवाले से भी हम आपको बताएं कि उस्मान डार साहब की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द बाकायदा तौर पे खिताब करेंगे। और ये जो टाइगर्स हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे एक तो जो मसाजिद के अंदर SOPs हैं उसको यकीनी बनाएंगे कि उनको मरूज़ खातिर रखा जाए। और उसके साथ साथ जो दीगर अवामिल हैं जैसे यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर रजिस्ट्रेशन का अमल है, मुख्तलिफ अफराद जो कि मुतासिर है इससे या जिन तक जैसा कि आपने कहा कि राशन पहुंचाना है, तो इसके लिए भी जो टाइगर्स हैं, टाइगर फोर्स है, ये अपना किरदार अदा करेगी। खैर हमारे मेहमान, बड़े स्पेशल मेहमान हमने आपके लिए अरेंज किया है आज उनसे बात करने के लिए। इससे पहले भी टेलीफोन लाइन पे तो आपने उन्हें सुना है, लेकिन आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हसन नसीबुर रहमान साहब जो कि सज्जादा नशीन है ईदगाह शरीफ के और बड़े वोकल हैं, यंग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इस्लाम के हवाले से और सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से बड़ा वसी इल्म रखते हैं। आप इनको मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी देखते हैं, हमारे चैनल पे भी आप इनको देखते हैं। तो आज हमने एक खास नशिस्त साहबजादा साहब के साथ अरेंज की है कि इसमें हम उनसे बात करें, एक तो इस पेंडेमिक के हवाले से कुछ डिस्कशन करें एंड विद दैट हम ये भी जानें कि इस वक्त वो किन खतूत के ऊपर समझते हैं कि इंसानियत को आगे आके उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें मदद चाहिए। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ये सूरत हाल इस वक्त कितनी आपको गंभीर नजर आती है और इस वक्त जो एक इंसानियत के ऊपर जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे निभाना चाहिए सब लोगों को इस जिम्मेदारी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत, अल्लाह ताला आपको, आप सबको, हम सबको, पूरी कौम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यकीनन इस वक्त हज़रत ये कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रहा है और रोज़ाना
مریضوں میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے، اس میں ہم سب پہ بھی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، ہماری قومی ذمہ داریاں بھی، اور ایز اے مسلم، ایز اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی ہم سب کی ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، جہاں پر یہ ذمہ داری ہے کہ حکومتی جو احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے، سیلف آئسولیٹ رکھا جائے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو سب کو محفوظ رکھا جائے۔ وہی ہم میں سے سب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، ان پر بھی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں کہ ہر معاملے میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت آ کے ہمارے علاقے میں لوگوں کی مدد کرے یا ادارے آ کے ہمارے علاقے میں لوگوں کی مدد کریں، ہم سب پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ اپنے اپنے علاقوں میں ہم غربا کو تلاش کریں، مساکین کو تلاش کریں، ضرورت مند لوگوں کو تلاش کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ دیہڑی دار لوگ تھے، جو روزانہ دیہڑی لگا کے رات کو اپنے گھر کا چولہا جلایا کرتے تھے، وہ جو اپنے گھروں میں محدود ہیں اس وقت، ان کو تلاش کریں اور ان تک لقمہ پہنچائیں، ان کی مدد کریں، ان تک راشن پہنچائیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں اگر یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بارہا اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، اور جس طرح سے دنیا میں یہ پینڈیمک پھیلا ہے، اس کی تباہ کاریاں اب واضح ہیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، ترقی یافتہ ممالک ہوں، حتیٰ کہ ایران میں بھی بہت زیادہ موازنی ہمارے خطے میں بات کی جائے تو وزیر اعظم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، ابھی تک حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے اس ملک اللہ کا خاص کرم ہے، کیسے ممکن ہوتا ہے، یہ کرم کا سلسلہ کیسے آتا ہے؟ قبلہ، یہ فقط اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس میں جہاں پر پوری قوم اس وقت سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس سے محفوظ فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، وہیں ساری قوم کو سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمارا ملک اس وقت بہت حد تک محفوظ ہے باقیوں کے مقابلے میں، اور اس میں یقیناً حکومت کی کاوشیں، اداروں کی کاوشیں، افواج پاکستان کی کاوشیں جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ یقیناً اس میں حکومت نے بہت بہترین اقدامات بھی کیے، بہت بہترین اقدامات کیے، جہاں لاک ڈاؤن کیا وہیں پہ جو ایس او پیز بھی دی، جس اعتبار سے کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بھی جو آ رہی ہے، بہترین اقدامات ہیں، اور اس میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے، ان اداروں کا، ان ڈاکٹرز کا، ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، جو کوئی پولیس والا ہے تو وہ چوک پہ کھڑا ہے اپنی جان کو رسک پہ لگا کے ہماری حفاظت کی خاطر، کوئی ڈاکٹرز ہیں تو اپنی زندگی کو رسک پہ لگا کے ہاسپٹلز میں ہیں ہماری حفاظت کی خاطر، اور یقیناً افواج پاکستان تو جب بھی ملک میں مشکل وقت آیا ہے، جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو خدمات سر انجام دینے اور حفاظت میں صف اول میں ہمیں نظر آتے ہیں اور سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ یقیناً اس میں ان سب کی کاوشیں بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ صاحب، جو مختلف خانقاہیں ہیں یا درگاہیں ہیں یا مزارات ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کی جوک در جوک آمد ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آتے ہیں، بہت ساری ایسی خانقاہیں درگاہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی مشہور موجود ہیں اور پاکستان کے سبھی علاقوں میں، تو یہ ایس او پیز کا اطلاق ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہوتا ہے، کسی بھی ہجوم کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو زائرین مختلف خانقاہوں یا درگاہوں پہ آ رہے ہیں ان کے بیچ بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے، اور اس کے لیے کیا آپ لوگ خود سے کچھ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی معاونت آپ کو حاصل ہے؟ اس کے لیے کیا ایس او پی ہے، کیسے فالو کر رہے ہیں آپ؟ قبلہ، اس میں ہم نے سب سے پہلے جیسے ہی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ آیا، ہم نے واضح طور پہ یہ بیان دیا کہ اگر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے ہم پہ سب سے زیادہ جو چیز لازم کی ہے اور جو حضور علیہ السلام نے جس کی سب سے زیادہ تلقین فرمائی ہے وہ انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ نے ایس او پیز مقرر کی اور جو احتیاطی تدابیر بتائی، ہم نے کہا کہ ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور میں جتنی بڑی خانقاہوں کو جانتا ہوں، بالخصوص ہماری بھی خانقاہ، اس میں ان ایس او پیز پہ سختی سے عمل کیا بھی جا رہا ہے اور عمل کرنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ کیسے کر رہے ہیں؟ لوگ آ نہیں رہے یا جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ڈسٹینسنگ آپ لازمی کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں عمل؟ ظاہر ہے لوگوں کے آنوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ ہم خود لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے شہروں سے سفر کر کے خانقاہوں میں نہ آئیں، اپنے اپنے شہروں میں ہی رہیں، اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ رکھیں۔ لوگوں کے آنے میں فرق ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مکمل طور پہ ایس او پیز میں کی جو ہے وہ ان کو وجہ لانے کا کہا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مساجد میں جو ہے وہ صفوں میں سوشل ڈسٹینس کا کہا جا رہا ہے کہ صفوں میں سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ اگر مساجد میں نماز پڑھنے بھی آ رہے ہیں، ویسے تو منہ ڈھانپ کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اگر ان حالات میں ماسک پہن کے نماز پڑھیں
तो बिला कराहत जायज होगा। मास्क पहन के करें, मज़ारात पे जाएं तो जो बहुत कबूर है वो भी ना करें क्योंकि थोड़ा दूर रह के करें। जो मुलाकात का मशाइख से सिलसिला होता है उसमें भी कहा जा रहा है कि उस तरह लाइनों में लग के या उस तरह बैठ के मुलाकात या मुसाफा भी ना करें। तो जहां तक हो सके कहा जा रहा है एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, और बिलखुसूस बुजुर्ग, बच्चे या कोई जो वो लोग जो किसी मर्ज में मुब्तला हैं वो तो खानकाहों में और मसाजिद में ना आए, घरों में ही रह के इबादत करें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना ज्यादा हो सके, चाहे आप जो भी हैं, आप अपने घरों में रहें। या मैं आपकी राय से एक बात करना चाहता हूँ, बाद नौजवान लोग जो हैं या सेहतमंद लोग जो हैं वो आ जाते हैं और वो बाकी कामों में भी जो है वो मसरूफ होते हैं, बाकी दुनिया के हर काम में जाते हैं। ये तो गैर संजीदगी का मुजाहरा हम देखते हैं कि हो रहा है, और इसमें हुकूमत ने काफी हद तक उन लोगों को इंतबाह भी जारी किया कि मजीद सख्त पाबंदियां हम नाफिज कर देंगे अगर ऐसी ही गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता रहा। थोड़ा सा बात करें कि जैसे ही रमजान मुबारक आता है, हमारे ही हिस्सा है, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ज़हीरा अंदोजी भी करते हैं, मुनाफाखोरी भी करते हैं, महंगाई खुद साख्ता महंगाई हो जाती है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। इस्लाम का नुक्ता नजर बताइएगा ऐसे लोगों के लिए, क्या कहता है इस्लाम और तालीमात क्या कहती हैं, ऐसे लोगों का तदारुक कैसे किया जाए? किबला ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए जब वाज़ेह फरमा दिया वो हम में से नहीं, ऐसे गलत ज़राए से माल हासिल करने वाला तो हदीस का अगर मफ़हूम निकाला जाए तो अल्लाह से ऐलान जंग करता है। इस वक्त अल्लाह से ऐलान जंग करने का वक्त नहीं, इस वक्त वैसे तो हर वक्त रहम मांगना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो सर झुका के हाथ बांध के अल्लाह से साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त है। इन हालात में, इस आज़माइश के वक्त में, इस अज़ीम माह मुबारक में तो अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने और रसूलुल्लाह की उम्मत को माफ न करना होता ना तो रमजान का महीना अता ना फरमाता। ये इतना खूबसूरत महीना अता फरमाया अल्लाह ने। हमारे पास बिल्कुल सही, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि अजान की ब्रेक पे जाना है हमने, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले अगर आप, क्योंकि आप नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आप पढ़ते बहुत अच्छा है, अगर दो अशार कोई भी आप नातिया हमें सुना दें और सुनने वालों की नजर कर दें। यकीनन इस वक्त सबकी नजर अल्लाह ताला की रहमतों की तरफ है, तो एक बार अगर सब मिल के अपने रब से करम की भीख मांगते हुए इस तरह मेरे साथ अपने अपने घरों में शरीक हो जाए इस आवाज में, तो अल्लाह की रहमतों का नज़ुल हो। जी मांगे कहाँ जाए किसे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, किस मांगे कहाँ जाए किसे कहे, किस मांगे कहाँ जाए किसे कहे, किस मांगे कहाँ जाए किसे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, सबका दाता है तू, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सबको देता है तू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हमारे साथ अपने ख्यालात का भी इजहार किया, अपने ख्यालात हम तक पहुंचाए और पैगाम भी वो पहुंचाया जो कि कम से कम इस किस्म की शख्सियात की जानिब से जब पहुंचे तो ज्यादा पुरअसर होता है। एक बार फिर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और इमरान, हम देखते हैं कि अब जो एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं मसाजिद के हवाले से, पूरी दुनिया ने मसाजिद को बंद कर दिया, जो जितने भी मजहबी इज्तिमात की जगह थी सबको बंद कर दिया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने, चूंकि पाकिस्तान में लोग उलमा कराम को बहुत तरह ताजीम करते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं और अकीदत भी करते हैं, तो इसीलिए इस चैनल को यूटिलाइज किया गया कि उलमा की जिम्मेदारी करार दे दिया गया कि आप लोगों को बताएं भी, उनको आगाही भी दें, और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मसाजिद में जो कि नमाज भी है, नमाज की अदायगी के लिए भी जो लोग मसाजिद में हैं तो वो इन एसओपीज पर, ताकि ये एसओपीज घर घर पहुंचे, जो लोग मसाजिद नहीं भी जा रहे उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए, तो मस्जिद के मेंबर का इस्तेमाल किया गया और यकीनी तौर पर मुआशरती बेहतरी के लिए और इस पैंडेमिक के खिलाफ जंग में हमारा बड़ा मौसर हथियार साबित हुआ है। हमारे साथ सज्जादा नशीन ईदगाह शरीफ पीर मोहम्मद हसन नसीबुर रहमान साहब मौजूद थे और उनकी जो गुफ्तगू थी वो आपने मुलाहिजा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीर साहब, आप मौजूद रहे। यकीनी तौर पर आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुंची है उनके लिए रहनुमाई का बायस भी बनी होगी और हमारे लिए भी रहनुमाई का बायस बनी। और ये मुश्किल वक्त है, इसमें अपना किरदार अदा करना है, हमें एक दूसरे का हाथ बताना है बजाय इसके कि हम मुश्किलात में इजाफा करें। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद आते हैं।
पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड। अभी *808# मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड के मजे उड़ाएं। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है। इस कौमी मसले से लड़ने के लिए शौकत खानम अस्पताल ने भी खातिर ख्वाह इक़दाम किए हैं, जिनमें सेहत की खिदमात फराहम करने वाले अफराद और इदारों की ट्रेनिंग, कोरोना वायरस का मुफ्त टेस्ट और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को दें ताकि हम कीमती जानें बचा सकें। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतिया देने के लिए अभी कॉल करें। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतियात देने के लिए अभी कॉल करें। Zong 4G दे रहा है अपने तमाम कस्टमर्स को Zong मिनट्स रोजाना सिर्फ 2 रुपए बाशमुल टैक्स में। अभी *45# मिलाएं और रहें ऑलवेज कनेक्टेड। Zong 4G। खुशाबदीद आपको एक बार फिर। मैं इमरान हसन और रिजवान हम आपके साथ मौजूद हैं स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर, जिसमें हम कोरोना वायरस को लेकर जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा कि हमने कहा, चैलेंजेस दर चैलेंजेस इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक और समंदर का सामना होता है जब एक समंदर से पार उतरते हैं, तो वो यही है कि इस वक्त माशी लिहाज से या मईशत को देखते हुए जो चैलेंजेस हैं उसके साथ कैसे नंबर्द आजमा हुआ जाए। टाइगर फोर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे कि टाइगर फोर्स के ऊपर बड़ा फोकस है प्राइम मिनिस्टर का, और उस्मान डार साहब जो कि लीड करे इस फोर्स को, उस के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं। और इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज इट वर्क रिजवान, क्योंकि उस्मान डार साहब कहते हैं कि ये मसाजिद के अंदर SOPs को इम्पोज करेगा, दीगर मामलात में भी, तो कैसे करेगा और इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी और क्या इसे सियासी असर और रसूख से पाक रखा जा सकेगा जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है। इट्स ऑल्सो क्वेश्चन। बिल्कुल। और आज जो वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है मामले खुसूसी की उस्मान डार और सानिया निश्चित साहिबा की, उसमें भी डिस्कस हुआ है कि पीर से वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में टाइगर फोर्स ऑपरेशनल कर दी जाए और वो तमाम जो जिम्मेदारियां बताई गई थी इसके आगाज में, जिस तरह से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया था कि टाइगर फोर्स ये किरदार अदा करेगी, वो तमाम चीजें टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां होंगी और उन्हें वो करना होंगी। और ये एक बहुत अहम पहलू जहां सियासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये तमाम रज़ाकाराना तौर पर शामिल लोग हैं जो इस टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। और जितने भी लोग टाइगर फोर्स का हिस्सा, अगर आप शौक में भी बन गए शुरू में, अगर आप बन गए हैं तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा। इस वक्त आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इलाके की, आपके मोहल्ले की, आपके घर की, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खूब कहा कि हुकूमत अकेले इस वबा से नहीं निपट सकती। कम बातें करेंगे, इस वक्त हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत जब भी आते हैं टेलीफोन लाइन पे या स्टूडियोज के अंदर बाहर आ जाती है, दिल खुश हो जाता है हमारा। इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं हमेशा से। हमारे साथ नन अदर देन वन एंड ओनली अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। पाकिस्तान के फोक के लिहाज से और म्यूजिक के लिहाज से अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा नाम है तो गलत नहीं होगा। लाला, वंस अगेन अ ग्रेट प्लेयर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं अल्लाह करे आप खैरियत से हों। आमीन, थैंक यू वेरी मच। रमजान कैसा जा रहा है आपका, पहले तो ये बताइए। रमजान उदास है, रमजान की अपनी बहुत बरकतें हैं, लेकिन इस वक्त जिन हालात में हैं हम, अल्लाह ताला इस मुकद्दस महीने के सदके हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करे, हमारे मुल्क को, हमारी कौम को अपनी अमान में रखे। दादा, अब तक जिस स्टेज पे हम पहुंचे हैं इस सारे अमल को लेकर चलते हुए, आज वज़ीर आज़म ने एक प्रेस टॉक की, मीडिया से बातचीत की और कौम से बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि
ابھی تک حالات ہمارے قابو میں ہیں، جتنا خدشہ ہمیں تھا کہ خدا نخواستہ اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں اس خطرے سے دوچار تو ہیں ہم، بہرحال ابھی تک حالات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ حکومتی کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں سارے عمل میں؟ میں تو میں اچھی نظر سے ہی دیکھوں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، اور جو میری نیک جو تمنائیں ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ اس ملک کی قوم کی خدمت کر سکیں، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ہم پہ. اور میں تو زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں دوسروں کو دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکے تو وہ کرنا چاہیے. تو باقی اللہ جل شان ہو ہمیں ہمت دے سب کو کہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں، اس قوم کی خدمت کر سکیں. لالا جی بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں، آپ ماشاءاللہ کافی کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ سننے والے اس سے حوصلہ لیں اور وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. کچھ ہم بتا بھی دیں نا، ہم لالا کے اپنی تعریف کریں گے. ایک تو رضوان آپ کو یہ بتائیں کہ ان کی اپنی وہاں پہ ایک مارکیٹ ہے، جس مارکیٹ کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں، یہ نہیں بتانا چاہتے لیکن میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ موٹیویٹ ہوں. انہوں نے پورے اس مہینے کا کرایہ اپنے تمام ان لوگوں سے جو ان کی مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں نہیں لیا، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے ان کے بلز بھی خود ادا کیے ہیں اللہ خانی سکھیلوی صاحب نے، اور راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں. یہ بتانا لالا معذرت کے ساتھ اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ آپ جیسی بڑی شخصیات کیا کر رہی ہیں. آپ یہ تو بتائیے جو رضوان نے پوچھا، ساتھ یہ بتا دیجیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، انڈیویجول رول کیا ہو سکتا ہے اس بات. تو یہ آپ نے اپنی نشاندہی کر دی، میرا تو یہ نہیں بنتا. میں تو پہلے بھی میں نے غالباً ایک لائن آپ کو سنائی تھی کہ خود نمائی تو نہیں شیوا اور باب وفا. جی جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے. اللہ جل شانہ میں جو اپنی اوقات کے مطابق کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے اس ملک کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے. تو وہ میں کر رہا ہوں، اور جب تک میری ہمت ہے، جب تک میرے دم میں دم ہے تو میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو جو سوری جتنے میرے جاننے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے سب سے پہلے تو اپنے گاؤں کا خیال رکھیں. گاؤں کا نہیں رکھ سکتے کم از کم محلے کا خیال رکھ لیں. محلے کا نہیں رکھ سکتے کم از کم اپنے پڑوسی کا ہی خیال رکھ لیں. تو بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے بڑی عبادت میرا خیال کوئی اور نہیں ہے. کہ ایک تو ماہ رمضان ہے، اس پہ جن حالات سے یہ قوم گزر رہی ہے، یہ میرا بہن بھائی کچھ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے اگر ہم کچھ خدمت کر سکیں گے، دل جوئی کر سکیں گے، تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. لالا جی ایک عام شکایت تھی، وقت نہیں ملتا اپنے دوستوں سے ملنے کا، رشتہ داروں سے فرصت نہیں ہے. اب فرصت ہی فرصت ہے، کیسے اس کو پروڈکٹیو کر سکتا ہے انسان اپنے لیے، بہتری کیسے کر سکتا ہے اس جو وقت دستیاب ہے جو گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ دیکھیں میں بیسیکلی آپ کو پتہ میں ایک زمیندار آدمی ہوں، تو میں چونکہ وقت نہیں ملتا تھا، اب میرے پاس وقت ہے تو میں زیادہ وقت پھولوں میں گزارتا ہوں. یہ سارا روزہ جو ہے، سارا دن جو ہے وہ روزوں میں سبزیاں لگانے میں، اس طرح کے مشاغل میں، اور پھر کچھ جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے وہاں میں جاتا بھی ہوں. ابھی میاں والی میں ایک ہمارے جو ڈاکٹر بہن بھائی جو اس وقت فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے اعزاز میں ہم نے ایک خوبصورت سی شام بنائی تھی. وہاں جا کے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو دعوت دی، ان کو دعائیں دی، ان کو جو ہم کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں. کیونکہ آپ قوم پہ اس وقت ایک فوج کی طرح آپ سینہ بسینہ کھڑے ہیں. تو لالا کیسا جذبہ دیکھا آپ نے ڈاکٹرز میں جب آپ نے ان کے ساتھ ایک شام بنائی، ان کو بلایا، کیونکہ موت کے منہ میں لڑ رہے ہیں ہر وقت، ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے، کورونا وائرس کے مریضوں کے پاس ہے. کیا دیکھا آپ نے جذبہ ان میں؟ ان کی محبت اور ان کا جو طریقہ کار تھا مجھے تو بہت پسند آیا. میں نے بہت اپریشیٹ کیا، بہت دعائیں دی، اور اپنی خدمات جو میں کر سکتا ہوں میں ان کے لیے حاضر ہوں. اور یہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میاں والی میں اس وقت کوئی کورونا کا مریض نہیں ہے. اچھا، الحمدللہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے. جو 8-10 تھے وہ کلیئر ہو کے گھر چلے گئے ہیں، اور باقی اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے ایمان میں رکھے پورے پاکستان کو. لالا لوگوں کا جو رویہ ہے اس سارے معاملے کی طرف وہ تھوڑا سا کیجول تو بہرحال ہے، لیکن دوسری جانب آپ کو پتا ہے ہم لوگ بھی اس قسم کے ہیں نا، ہم لوگ آئسولیشن میں کیا رہ نہیں سکتے، یاری دوستی ہے، گھومنا پھرنا ہے، باہر نکلنا ہے.
इस रवैये को देखकर आप क्या कहते हैं? एहतियात किस हद तक इस वक्त भी लाजिम है? आपको बड़ा लोग सुनते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी हाँ, एहतियात तो बहुत लाजिम है। मैं तो बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया भी मैसेज किए हैं, वैसे भी मैं जहाँ जहाँ मेरा ताल्लुक इस्लाम जो है, मैं सबको कहता हूँ कि अपने दोस्त अहबाब को यही हिदायत करें कि वो इस पे अमल करें जो हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या महकमा सेहत की जानिब से, उस पर अमल करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज रह सकें। लेकिन हमारा तौर तरीका जो बहुत सदियों से ऐसा आ रहा है कि हम सारे काम जो हैं अल्लाह मियाँ पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह मियाँ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह मियाँ तो करेगा, लेकिन अल्लाह जल्ले शान ने खुद फरमाया कि एहतियात लाजिम है। लाला, ये आपने वैसे लफ्ज ऐसा कह दिया ना, इस पे वो एक आपका आइटम आपने गाया हुआ है, अल्लाह करे सी चंगियाँ, आपको याद है वो? जी मुझे याद। आप गाइए ना 2 लाइन हमारे लिए। अल्लाह करे सी चंगियाँ, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हम तो यही सोचते हैं। अल्लाह करे सी चंगियाँ रे, मुकवे सुन तंगियाँ, ढोलना वे दिल छोटा न कर दे ढोलना। अल्लाह करे सी चंगियाँ रे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको भी हम जाने नहीं दे रहे, हमारे साथ रहिए जरा, क्योंकि ये सियासतदानों से और दीगर लोगों से बातें कर करके यही चलता रहता है न्यूज चैनल पे। आप जैसी शख्सियात कम हाथ आती हैं, तो इस वक्त ये भी बताइए हमें कि जो लोग घरों पे अपने रह रहे हैं, कोई शुगल तो बताइए। आप कह रहे हैं कि आप पौधे वौधे लगाते हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं या अपने जमीनों पे चले गए, और कोई ऐसा शुगल है जो किया जा सकता है जिसपे घर पे वक्त अच्छा पास हो? आप कुछ बताएं हमें, क्या ऐसा हो? बस ये है कि बहुत करीबी आदमी जो है, अब मेरे पास भी मेरे कजन, मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई आ जाते हैं घर में, तो उनसे भी मेल मिलाप रहता है। लेकिन 6 फुट का नाप की उनके लिए सीट बनाई होती है कि 6 फुट के फासले पे बैठना है, अपना अपना गिलास इस्तेमाल करना है, अपने अपने सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, उन सारी हिदायत में अमल करना है जो हुकूमत वक्त की तरफ से हैं, जो महकमा सेहत की तरफ से, उन पे अमल करना है। बाकी बिस्मिल्लाह आए, जहाँ रौनक लगी रहती है। वैसे भी मैं डेरादार आदमी हूँ, तो रौनक के बगैर मैं खुद भी नहीं रह सकता। तो ये सिलसिला है, लेकिन मैं सबको समझाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह खासे लोग हैं जो हिदायत पे अमल कर रहे हैं, बाकी अल्लाह करम करेगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें ज्यादा दूरी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ज्यादा जब देखते मुश्किल जब पड़ती है तो वक्त तवील लगने लगता है। इस पैगाम भी मिलता है आपके बहुत सारे, जैसे अभी इमरान ने कहा था कि आपके गानों में दुख का एलिमेंट होता है या फिर आस रहती है, एक उम्मीद रहती है। तो इस मुश्किल के वक्त को हम मुख्तसर कैसे कर सकते हैं, या इसको बेहतर तौर पर कैसे सर्व कर सकते हैं कि हम इसमें से सुरखरू होकर निकलें? बस मैं जिन मशागिल में दिन गुजारता हूँ वो तो मैंने आपको बताया। बाकी मैंने जो लोग हैं, जहाँ चूंकि जमींदारा बहुत है तो लोग चले जाते हैं। आजकल कटाई का मौसम है तो लोग उधर मसरूफ हैं, और बाकी खवातीन जो हैं वो तो पहले भी घरों में रहती हैं। और अच्छा लाला, कोरोना वायरस को लेकर ना हर बंदे की अपनी मिथ है, हर बंदे ने अपनी हर शख्स अपनी बात करे। एक तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल की उसकी हकायक हैं जो तिब्बी लिहाज से हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमारे लिए अजाब आ गया है, कुछ लोग हमारे लिए कहते हैं जी आजमाइश का वक्त है, कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और वजीर आजम इमरान खान उन लोगों में से हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और इस अपॉर्चुनिटी को लेकर हमने आगे बढ़ना है। तेल की कीमतें कम हो गई, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा पैकेज दे दिया जिसमें अगले 2-3 साल तक जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो खड़ी हो पाएंगी। बड़ा जबरदस्त पैकेज दे दिया। इसी तरीके से और भी गवर्नमेंट मुराद पे काम कर रही है। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, सारे प्रोसीजर को, सारे अमल को? ये बहुत मैं तो इसे बहुत खूबसूरत समझता हूँ। अल्लाह करे इस पे इस तरह कामयाबी से काम हो, अल्लाह ताला इस कौम को इज्जत दे, इस काम को सुख दे। लेकिन ज्यादा मैसेज मैं आजकल ये दे रहा हूँ कि छोड़कर दुनिया को देखें सब्ज गुंबद की तरफ। वाह वाह।
लौट जाएं फिर खुदारा हम मोहम्मद की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह बथा की तरफ एक बार जाएं तो सही, मान जाएगा खुदा हम गिड़गिड़ाएं तो सही। इंशाअल्लाह वो मान जाएगा और इंशाअल्लाह हमारी मुश्किलात दूर होंगी और अल्लाह वो वक्त ले आया। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे और अगला साल हमारे लिए मुश्किलें आसान होंगी। जो साहिब हैसियत लोग हैं, बिल्कुल आखिर में गुफ्तगू में लाला, जो साहिब हैसियत लोग हैं, मैंने पिछली दफा भी आपसे और बार बार जब भी आएंगे आपसे कहलवाता रहूंगा, लोग आपकी बात सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, अल्लाह ने उनको दिया बहुत है लेकिन दिल नहीं दिया कि वो फिराक दिली से इस वक्त बाकी लोगों पे लगाएं। उनको कोई पैगाम दे दें, समझा दें थोड़ा, इस मुश्किल वक्त से सबक सीखें। मैं तो पहले भी आपकी तवज्जुह से अर्ज किया था, सोशल मीडिया की तवज्जुह से अर्ज किया है। बाकी जहाँ जहाँ मेरा ताल्लुक है मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज वक्त है एक दूसरे के दुख दर्द को, लेकिन हमारी कौम में ये है बहुत खूबसूरत बात कि हम इस वक्त में यकजा हो जाते हैं। मैंने देखा है कम से कम अपने इलाके में, और तो मैं कहीं जा नहीं सका, लेकिन अपने इलाके में मैंने देखा है कि हम एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे हैं और बगैर बताए, बगैर फोटो खिंचवाए, फोटो सेशन किए लोगों की इमदाद कर रहे हैं। मेरे सारे जो साहिब तौफीक लोग हैं मेरे वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाला ताउला खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने कीमती वक्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ हमारे साथ शेयर किया और बहुत ही कीमती गुफ्तगू। देखिए, अभी हमने ताउला खान से गाना अभी हम उनसे गाना सुना, अल्लाह करे सी चंगियां मुक वेसन तंगियां, थोड़ी तंगियां आपकी कम हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया। अब आप बताइए क्या लीटर नोटिफिकेशन जारी हो गया है पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए और कम हो गया जी। लीटर 97 रुपए और कुछ पैसे फी लीटर कीमत थी और अब इसमें 15 रुपए कमी आ गई है, तो ये तकरीबन 82 रुपए तक पेट्रोल दस्तियाब होगा। और ईद से पहले इज वेरी कैलकुलेटेड क्योंकि इनको ये महंगा पेट्रोल डलवाते रहे हैं। ऑन लाइटर नोट हम बात करते हैं, पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई है और इसकी खुशखबरी पहले हमें वजीर खजाना सुना चुके थे, मुशीर खजाना। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एक बड़ी खुशखबरी देगी आवाम को। पिछले महीने भी तकरीबन 15 रुपए बराह रास्त कमी की गई थी और इस बार फिर 15 रुपए, पिछली दफा तो मिड ऑफ मंथ में किया गया एग्जैक्टली, और कोरोना की वजह से किया और प्राइम मिनिस्टर ने इसको इंडोर्स किया, जिस समरी को प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई थी और उसके बाद अब ये कीमतें लागू हो रही हैं। यकम तारीख से आज 12 बजे के बाद इनका इतलाक हो जाएगा और ये हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एक बहुत बड़ा, और हम आने वाले बुलेटिन में आपको बताएंगे डिटेल्स के साथ कि कैसे डीजल की कीमतों में इससे ज्यादा कमी हुई है। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, अभी हम जो बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज की, तो वहां पर भी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा सहूलत होगी, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी और अशिया जरूरिया हो या फिर वो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हो तो उनकी तरसील आसान हो जाएगी। ये सारी चीजें लिंक्ड है ना, कमी होगी, लिंक्ड है ना आपस में ये सारी चीजें। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से मंडियों तक जो चीजों की रसाई है, जैसे अभी गंदम की कटाई का सीजन आ रहा है, फिर गंदम ने ओबियसली मंडियों तक पहुंचना है। इस सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपके जो किराए हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होती है, तो ओवरऑल इसके ऊपर यकीनी तौर पर इस पे जो है वो कमी वाकई है। और हाई स्पीड 27 रुपए हाई स्पीड डीजल की कीमत जो कम हो गई है, 27 रुपए हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कमी आई है। विद द टाइम जो ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हमें आ रही है, तो ये बहुत जबरदस्त खबर है जी। इंतजार करना आपने रात 12 बजे तक, 12 बजे के बाद ये लागू होंगे। तो यकीनी तौर पे जो गवर्नमेंट जिन खतूत के ऊपर सोच रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, इससे पहले गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख का 8 अरब डॉलर जो कि तकरीबन 1200 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो दिए। 12-12 हजार रुपए 50 लाख तक खानदानों को तकरीबन उनमें तकसीम किए जा रहे हैं। आज सानिया निश्चित साहिबा की बड़ी तारीफ भी की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है जिस तरीके से वो इस वक्त काम कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। उसके साथ साथ और जो पूरी टीम है प्राइम मिनिस्टर की, यकीनी तौर पर सभी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो उसके साथ साथ हुकूमत इन खतूत पे भी सोच रही है कि किन किन ग्राउंड पे रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। ये पेट्रोल बड़ी जरूरी है। आपने लिंक की बात की, लिंक महंगाई से डायरेक्ट लिंक है पेट्रोल की कीमतों का। जैसे ही पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो बहुत सारी अशिया जो लिंक्ड है आपस में, जिसका जिक्र इमरान कर रहे थे, महंगाई में कमी वाक़ई होती है। और इस तरह की सूरत हाल जब पूरी दुनिया में पेंडेमिक हो, हमारा मईशत का पहिया हाफ या पार्शली चल रहा हो, पार्शली उसको बरकरार रखने की कोशिश की जा रही हो, तो वहां पर महंगाई की सतह अगर कम होती है तो यकीनी तौर पर यह बड़ा खुशाइंदा और बहुत सारे लोगों के मसाइल भी कम होंगे, किराए कम होंगे, बिजली के बिल कम होंगे, गैस के बिल कम होंगे और अशिया जरूरिया जो है उनकी कीमतें नीचे आएंगी। अच्छे दिन आ रहे हैं कोरोना में, जहां हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है, वहां बहुत कुछ अच्छा भी हमारे लिए। और यहाँ पे एक बात वो भी कर लें जो मूवी तौर पे मीडिया नहीं करता है, सिर्फ खबर देता है, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी कर लें। जो डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए बहुत लाजमी होगा कि इस पेट्रोल की कीमतों के कम होने का जो फायदा है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा। एक तो प्राइसेस की सूरत में कि
کو कीमत कम मिले, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में लोग पैसे ज्यादा लेते हैं, जो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं लोगों से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अब मेक श्योर करना होगा कि किरायों की सूरत में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सूरत में इसके ऊपर भी इसको इन्फोर्स करें कि लोगों के ऊपर प्रेशर कम से कम डाला जाए। और हम देखते हैं कि जब भी रमजान आता है इसमें महंगाई हो जाती है। हमारे आज के दोनों मेहमानों ने भी इस हवाले से बात की कि इंफरादी जिम्मेदारी, जरूरी नहीं है कि कमेटी आए, प्राइस कमेटी आए आपसे फोर्सफुली कीमतें कम करवाए या आपको जो जायज मुनाफा है उसकी तरफ रागिब करें। खुद एक इखलाकी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लोगों से उतनी ही मुनाफा कमाएं जितना क्या हक बनता है आपका। नाजायज मुनाफाखोरी से आप सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात में इजाफा करेंगे। और इस हवाले से हदीस भी कोट की थी हमारे पहले मेहमान ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या फिर जानबूझ के मुनाफा जरा कमाता है। टेलीफोन लाइन पे आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे हम जरा इसकी राय लेते हैं। सुलैरी साहब थैंक यू, टाइम बहुत कम है तो मैं चाहूंगा आप जरा तबसरा एक ही सवाल के जवाब में कर दीजिएगा, कैसे देख रहे हैं इस डिक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस को, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? ये यकीनी तौर पे एक इसके फोर्सी किया जा रहा था क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से तेल की कीमतों में कमी आई है यकीनन पाकिस्तान को भी उसका फायदा जो है वो होना था। लेकिन इसके दो हैं, एक तो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे तो ऑलरेडी चूंकि डिमांड इस वक्त कम है तो गाड़ियां वाड़ियां ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं उस हिसाब से चल रही, वहां पे तो जो लोगों को फायदा पहुंचेगा पहुंचा है। लेकिन इसकी जो मैं फ्लिप साइड देख रहा हूँ वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेज कम हो रही होंगी गल्फ कंट्रीज से, और गल्फ कंट्रीज से जिस तरीके से लोगों को वहाँ से रिपैट्रिएट किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर वहाँ से हमारी इकोनॉमी को डेंट भी लगेगा। तो पाकिस्तान उन इकोनॉमीज में है जहाँ पे कि जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो उसका थोड़ा सा फायदा तो होता है, लेकिन रेमिटेंसेज में कमी जो है वो बात साथ उस फायदे को कॉम्पनसेट कर उसको कहाँ से, उस गैप को फिल कहाँ से करें डॉक्टर साहब? वो गैप तो है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हम क्या करें उसको लेकर? यकीनी तौर पर न सिर्फ गैप है बल्कि वो लोग जो वापस आ रहे हैं उनको यहाँ पर अब्जॉर्ब भी करना एक बर्डन बन रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो जो तेल की मुकम्मल रिडक्शन है वो पास नहीं की गई क्योंकि अभी हुकूमत ये सोच रही है कि शायद उसको 12,000 रुपये वाला एक राउंड जो है जो वन ऑफ पेमेंट का वो एक मजीद देना पड़ेगा कोरोना अगर प्रोलॉन्ग करता है, और इसके लिए उसके लिए फिस्कल कुशन हुकूमत के पास होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल थोड़ा ज्यादा सस्ता होगा, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली समरी थी वो 20 रुपए से ज्यादा की थी, लेकिन 15 रुपए फी लीटर कमी की गई। तो ये क्वेश्चन रखा गया है हुकूमत की तरफ से। जी बिल्कुल, चूंकि अगर दोबारा देना पड़े 12,000 वाला तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास रेवेन्यू मौजूद होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये ठीक सोच है ना, ये राइट अप्रोच है, राइट? जी बिल्कुल है। इसी तरह से जाहिर है कि आपको जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी तरफ से आपका नुकसान भी हो रहा है ना, अगर तो रेमिटेंसेज आ रही होती या वो लोग वापस ना आ रहे होते। देखिए आपके इस वक्त हजारों लोग जो है वो स्पेशल फ्लाइट वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खबर भी तो कम है पेट्रोल की, बहुत सारी इंडस्ट्री भी बंद है, ट्रांसपोर्टेशन भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है, और उससे जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी कम इकट्ठी होगी। ठीक, तो ये खासी कैच 22 सिचुएशन में है हुकूमत में सारी सिर्फ पाकिस्तानी की नहीं, चार जगह। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आबिद हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इज़हार करते। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। अच्छा, ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं था जो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन थोड़ा इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत बड़ा एक लोगों का एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान वापस आ रही है, और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए एक असासा है, हम उनका ख्याल रखेंगे। तो शायद गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन रखा है कि अगर फिर एक 1200 अरब रुपए का या जो भी गवर्नमेंट कोई पैकेज प्लान करती है वो गवर्नमेंट पे पड़ता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन रहे कम से कम इस मद में पैसे डायरेक्टली जो बात करते हैं 200 अरब रुपए तो इन कैश दिए जा रहे हैं लोगों को जो जरूरतमंद है एहसास कफालत इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो मेडिकल फ्रंट पे हमारी जरूरियात हैं। हमारे जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर डॉक्टर्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो इक्विपमेंट मंगवाया जा रहा है उसके अखराजात अलग से हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे तिब्बी आलात बनना शुरू हो गए और हम वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, सस्ते वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। पूरी दुनिया जहां महंगे वेंटिलेटर्स बना रही है, हम मकामी तौर पर सस्ते वेंटिलेटर। देखिए फवाद चौधरी साहब को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में जाने का कुछ फायदा जरूर हुआ है हमें कि हम खुद अपने वेंटिलेटर्स पे काम करें। उसके अलावा जो गियर्स है डॉक्टर्स के लिए उसके ऊपर भी आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम काम कर रहे हैं। सो दिस इज खबर अच्छी इमरान के जो N95 मास्क है कॉस्टली है, उसका अल्टरनेट भी आज कराची में उसका बिल्कुल हम कह सकते हैं इन्वेंट किया गया है या फिर मुतारिफ कराया गया है कि उसका अल्टरनेट दस्तयाब है पाकिस्तान में, और एक तो वो कम कीमत होगा और मकामी सतह पर बनेगा तो वो ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा। मैं इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर जिजवान कह रहे हैं तो डेफिनेटली अल्लाह करे कि हम इसमें खुद कफील हों और हमारे जितने भी पैसे ज़र मुबादला की सूरत में पहले चूंकि कम हो गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कईयों की जॉब चली गई हैं, कई वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और रेमिटेंसेज नहीं आ रही है चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बाहर नहीं हो रही है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को एक इंटरनल सपोर्ट की जरूरत है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड देन हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये दो ही सेक्टर इस वक्त लगते हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को। दोनों पे प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, दोनों को उन्होंने आजाद भी किया है एक लिहाज
ख्याल से उससे कोई पाबंदी भी नहीं है, बल्कि उल्टा उसको रिलीफ दिया है, सपोर्ट किया है। तो आई बिलीव कि इसका फायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो चैलेंजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बताया था, सबसे बड़ा चैलेंज हमारी वो पेमेंट्स हैं जो हमें बैरून मुल्क करनी होती हैं, चाहे वो कर्जों की सूरत में हो, इंटरेस्ट की सूरत में हो, या जो हम खरीदारी करते हैं बाहर से उस सूरत में हो। तो जब मकामी तौर पर चीजें बनेगी तो हमें वो पेमेंट्स भी कम होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा, एक तो रोजगार के मौके मिलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री खुलेगी। अब गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले इन्होंने जिक्र किया इमरान ने, दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने कहा कि हम सैनिटाइजर एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। अब वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो गए हैं, तो फिर इसके साथ साथ जो पीपीईज हैं डॉक्टर्स के, तो वो भी तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान जिन हिस्सों में नजरअंदाज करता रहा, जिन शोबों को, अब उनमें दोबारा से प्रोडक्शन का आगाज हो चुका है, वहां पाकिस्तान खुद कफील होना शुरू। बिल्कुल जनाब, अच्छी बात है। इसी नोट के ऊपर आई थिंक ट्रांसमिशन का हमारी वक्त खत्म होता है और न्यूज बुलेटिन की जानिब हमने जाना है। सो अभी फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हमें बताया जा रहा है कि फिल वक्त हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सो वील कीप इट कंटिन्यू। तो अभी इस वक्त हम अगर पेट्रोलियम प्राइसेस का चूंकि हमने जिक्र किया है, तो कुछ लोग जो अब इस पे भी तनकीद करेंगे, इस पे भी पॉलिटिक्स करेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी एनर्जी मस्बत जानिब लेकर जाएं और कम से कम गवर्नमेंट ने वो पेट्रोल तकरीबन 117-18 रुपए पे था, 117 रुपए, नाउ इट विल बी पेट्रोल तो मेटल वाला 82 रुपए, आप तो अभी 82 रुपए लीटर है, राइट। तो अभी बहुत कम, जैसा रिजवान बता रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन अच्छी है कि पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए इसमें एक तो ये कि जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी को बराह रास्त इसका फायदा है, और उसके अलावा जो बिला वास्ता और बिल वास्ता, जो बिल वास्ता इसका फायदा है वो ये है कि इसकी कीमतों का जो इतलाफ है वो होना चाहिए, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम हेल्प आउट करे एक आम कंज्यूमर तक इसके फवायद पहुंचने के लिए। और रज़ाक दाऊद साहब ने, आपको पता है, उन्होंने उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि हम मोबाइल फोन भी सस्ते कर रहे हैं, यानी कि आने वाले वक्त में 3 ही चीजों के ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एंड इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी ने बेस करना है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर फिल वक्त गवर्नमेंट का फोकस हमें बहरहाल नजर आता है, और ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त, और इसके साथ साथ ये एसएमईज का जो है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उसको 75 अरब का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उन लोगों के लिए जो दरमियाने और छोटे कारोबार से वाबस्ता है, उनके साथ काम करने वाले मजदूर। हम देखिए ताजर जितने भी रहनुमा हैं, जो ताजर यूनियन है मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में, वो ये गिला कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, उनका रोजगार बंद है, हमें कारोबार करने की इजाजत दी जाए। तो कारोबार पार्शली कुछ हिस्सों में अलाउड है, कुछ हिस्सों में अलाउड नहीं है, तो यकीन तौर पर सूबाई हुकूमतें इन मामलों को देख रही हैं, लेकिन उनके जितने साथ लोग काम करें उनको केटर करने के लिए वफाकी हुकूमत एक और पैकेज लेके आई है, जिसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को डायरेक्टली सपोर्ट किया जाएगा, और उसके लिए 3 महीने के बिल्स, प्रीपेड बिल्स ऑलरेडी पेड होंगे, उनके बिल्स में वो चीजें एड अप होंगी कि आने वाले बिल्स उनके ऑलरेडी पे होंगे। जी बिल्कुल, 15 किलोवाट तक की इसकी लिमिट है। इन डिटेल्स आपको न्यूज में हम बताते रहते हैं और बताते रहेंगे, लेकिन जो ये सारी बात करने का मकसद है वो ये है कि हम कतई तौर पे ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट फोकस नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस्ड है, और गवर्नमेंट का एक जानिब तो तिब्बी लिहाज से चैलेंज है कि किस तरीके से इस पैंडेमिक को